Welcome to my YouTube channel Law Time. This is Harsha Mahajan and today we are going to discuss about Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 Part 2nd. In my previous video I have discussed Part 1. Today I am going to discuss about Part 2 of the JJ Act. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं chapter 1 which we have already discussed in my part 1. So if you have not watched my part 1, so please go and watch part 1 of the JJ Act for the better understanding. Chapter 1 में we have discussed short title extension commencement and in section 2 we have definitions. All this we have discussed in my previous video. Next we have is chapter 2 General Principles of Care and Protection of Children. This chapter is very small. It has just one section, section 3, and it has 16 principles which we have already discussed in my previous video. So just go and watch it. Then we have chapter 3 Juvenile Justice Board. इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इसकी प्रोसीजर क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके पावर्स क्या है, all these things is been there section 4 से लेके 9 तक which we have already discussed in my part 1 of the JJ Act. अब हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं. चैप्टर 4 से इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी. चैप्टर 4 डील्स विद प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CCL. ये सेक्शन 10 से सेक्शन 26 तक है. इसमें हम सारे सेक्शंस पहले देख लेंगे कि इसमें क्या क्या बताया है. सबसे पहले सेक्शन 10 में बताया है एप्रीहेंशन, उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगी. फिर 11 में बताया रोल ऑफ पर्सन, जिसकी भी कस्टडी में चिल्ड्रन रहेगा उसका रोल क्या है ये बताया है. बेल, सारे ही केसेस में बेल का राइट रहेगा, बेल उसको देंगे विदाउट बॉन्ड और विथ बॉन्ड. सेक्शन 13 इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स. अब 13 में उसके पेरेंट्स को बता देंगे कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे काम किया है या आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा काम किया है, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, एप्रीहेंड कर रहे हैं, इसको हम हमारे साथ ले जा रहे हैं, हमारी कस्टडी में ले जा रहे हैं. 14 इंक्वायरी बाय बोर्ड. ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड इंक्वायरी कैसे करेगी. बोर्ड जो कि हमने चैप्टर 3 में देखा था, जेजेबी वाली जो बोर्ड थी, जेजेबी वाली बोर्ड. प्रिलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां पे भी हीनियस ऑफेंस होता है वहां पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट बनती है. इसको हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 में. सेक्शन 16 क्या करेगा, सेक्शन 16 करेगा रिव्यू ऑफ पेंडेंसी. जो भी पेंडिंग केसेस है उसका रिव्यू करेंगे. फिर 17 और 18 इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे हम. 17 में बोला है नॉट फाउंड टू बी CCL एंड 18 बोलता है फाउंड टू बी CCL. दो केसेस है, या तो बच्चा CCL में माना जाएगा कि उसने कुछ क्राइम किया है, या तो वो नॉट फाउंड बताया जाएगा. तो अगर नॉट फाउंड है तो उसको उसके पेरेंट्स को दे देंगे. और अगर वो फाउंड होता है, फाउंड टू बी CCL, तो फिर क्या करेंगे, तो उसे चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे. और सेक्शन 19 में उसके पावर्स बताए हैं कि चिल्ड्रंस कोर्ट के क्या क्या पावर्स है. सेक्शन 20 बोलता है कि जो बच्चा है वो 21 ईयर्स का हो गया और उसकी अभी भी सजा कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर क्या करेंगे, उसकी प्रोसीजर हम देखेंगे. 21 ऑर्डर्स दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट चाइल्ड. कौन कौन से ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं, किसी भी केस में, इन एनी केस डेथ या फिर एलआई नहीं दे सकते हैं आप जुवेनाइल को. सेक्शन 22 CRPC चैप्टर 8 नॉट टू अप्लाई. CRPC का चैप्टर 8 क्या बात करता है, वो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर. ये जो चैप्टर है CRPC का, ये जुवेनाइल एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा. सेक्शन 23 नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स. किसी भी अक्यूज्ड की किसी मेजर के साथ जो कि जुवेनाइल नहीं है उसके साथ जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती. 24 रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. जो भी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको रिमूव कर दिए जाएंगे और फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे प्लेस ऑफ शेल्टर होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी होम में.
सेक्शन 25 पेंडिंग केसेस का जो भी रिव्यू है वो करेंगे। और 26 डील्स विद द रन अवे चाइल्ड, अगर चाइल्ड भाग जाता है तो क्या करेंगे, तो भाग जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से उसको पकड़ के ले आएंगे और कस्टडी में डाल देंगे। दैट्स इट। ये पूरा चैप्टर 4 का एक ओवरव्यू है, सेक्शन 10 से सेक्शन 26 तक। अब इसको हम डिटेल में और अच्छे से देखते हैं, एक एक सेक्शन को के अंदर उसमें क्या लिखा है। ये हमने सिर्फ हेड नोट्स डिस्कस करे हैं जो कि आपको याद करना है, और ये किसका हमने पूरा एक ओवरव्यू ले लिया है कि इस चैप्टर में क्या है। कि चैप्टर 4 का मैंने एक चार्ट बनाया है, आप चाहे तो ऐसा एक चार्ट बना सकते हैं जिससे आपको लर्न करने में अच्छा रहेगा। ये पूरा सेक्शन 10 से सेक्शन 26 तक मैंने पूरा चार्ट बनाया है। ये इसकी पूरी प्रोसीजर समझ में आ रही है, सेक्शन 10 देन 11 फिर बेल दी जाएगी इंफॉर्मेशन, इस टाइप से आप इसको चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 13 डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की बात करता है। हम इतनी बार सीसीएल की बात कर चुके हैं तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन कुछ भी नहीं बोलती, ये बोलती है कि बच्चा क्या है 18 ईयर्स के अंडर का है, उसने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी है और वो क्या हुआ है, या तो वो अरेस्ट हुआ है या फिर फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब उसने कुछ ऑफेंस किया है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम अक्यूज्ड बोलेंगे, बट क्योंकि ये जुवेनाइल एक्ट है तो अक्यूज्ड वर्ड यूज हमने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे क्या बात करी है, सीसीएल की बात करी है। तो अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो जिसने क्राइम किया है वो है सीसीएल, अगर वो मेजर हो जाता तो वो अक्यूज्ड कहलाता। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 10। सेक्शन 10 डील्स विद एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन सीसीएल। अब क्या करेगी, पुलिस कस्टडी में उसको लेंगे, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इसके लिए एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है जो नॉर्मल पुलिस नहीं होती है, वो पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहन के नहीं आते हैं। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि बच्चे को क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। वो जो पुलिस होती है वो पुलिस जैसी होती ही नहीं है, उसके लिए एक अलग से पुलिस रहती है। और या तो फिर वो डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, ये जो है ये क्या करेंगे, उनको कस्टडी में लेंगे और विद इन 24 आवर्स जेजेबी के सामने प्रोड्यूस करेंगे। किसी भी हालत में उसको जेल या फिर लॉकअप में नहीं रखेंगे, कुछ भी हो जाए उसको जेल या लॉकअप में नहीं रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के लिए, और उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा। तो कैसे रखेंगे, उसके जो क्या रूल्स होंगे, उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, ये कहता है सेक्शन 10। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है रोल ऑफ पर्संस इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज प्लेस्ड। अब जिस भी पर्सन की कस्टडी में, जिस भी पर्सन के चार्ज में उस बच्चे को रखा है, तो वो ऐसे ही ट्रीट करेगा उसको जैसे कि वो खुद अपना ही बच्चा हो, वैसे ही उसकी केयर करेगा जैसे कि वो खुद अपना बच्चा हो। तो यही कहता है सेक्शन 11, रिस्पॉन्सिबल लाइक चाइल्ड्स पेरेंट, या फिर उसका जो भी मेंटेनेंस करने वाला है, गार्जियन, एलआर जो भी है, ऐसे ही उसको ट्रीट करेगा कि जैसे मेरा खुद ही का बच्चा है। बस सेक्शन 11 यही कहता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 12। Section 12 bail to a person who is apparently a child alleged to be in conflict with law। अब इस एक्ट में जो भी चाइल्ड है उसको क्या करेंगे, बेल देंगे। बेल इज अ राइट, बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये सीआरपीसी का रूल है जो कि यहाँ पे भी फॉलो होगा। वो बेलेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, बी रिलीज्ड ऑन बेल विथ और विदाउट श्योरिटी दोनों हो सकता है, या फिर उसको क्या करेंगे, प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेज देंगे या फिर किसी फिट पर्सन के पास भेज देंगे। फिट पर्सन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 28, प्रोवाइडेड नो बेल इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। पर अगर ये 3 सर्कमस्टांसेस है तो बेल देने से मना कर सकते हैं। वो सर्कमस्टांसेस कौन कौन से है, ऐसा एप्रीहेंशन है कि वो किसी क्रिमिनल से जाके मिलने वाला है, उसका एसोसिएशन होने वाला है, या फिर वो किसी मॉरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर में आ जाएगा, या फिर एंड ऑफ द जस्टिस में उसको बेल देना सही नहीं है। इन 3 ग्राउंड्स पे क्या कर सकते हैं, उसको बेल देने से मना कर सकते हैं, उसको डिनाई कर देंगे।
और जब भी डिनाई करेंगे तो उसके जो रीजंस है वो रिकॉर्ड करेगा बोर्ड। नेक्स्ट, सेंड हिम टू ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी। अब उसको बेल नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे। अगर वो 7 डेज तक बेल की जो भी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करता है तो फिर उसको जेजेबी के पास लाएंगे, उसमें की जो भी कंडीशन है उसको मॉडिफाई करेंगे। ये है सेक्शन 12। नेक्स्ट, सेक्शन 13, इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। जो भी उसके पेरेंट्स है, जो भी उसके लीगल गार्जियंस है, जो भी उसके गार्जियन है, उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि आपके बेटे या बेटी ने ऐसा ऐसा काम किया, इस वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, हमारी कस्टडी में ले रहे हैं। तो ये उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इन्फॉर्मेशन के बाद क्या करेंगे, उसका एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कौन बनाएगा, तो प्रोबेशन ऑफिसर या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर एक पूरी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा और वो विद इन 2 वीक्स क्या करेगा, उसे जेजेबी को सबमिट करेगा। उसमें क्या होगा, उसके एंटीसीडेंट्स होंगे, उसके फैमिली बैकग्राउंड होंगे और उसका पूरी उसकी हिस्ट्री होगी, और ये देखेंगे कि क्या वो पर्सन क्राइम कमिट करने के कैपेबल था कि नहीं था। उस रिपोर्ट से पूरा ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग सीसीएल। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इंक्वायरी कैसे होगी। तो इंक्वायरी क्या सीआरपीसी की इंक्वायरी जैसे प्रोसीजर होगी क्या, तो नहीं, इसकी इंक्वायरी कैसे होगी, होल्ड एन इंक्वायरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 या फिर 17 में क्या है, नॉट फाउंड, 18 में है फाउंड, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और जो भी इंक्वायरी है उसको कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो उसको 4 मंथ्स में डिस्पोज ऑफ करना है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन। जब उसको फर्स्ट टाइम जेजेपी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस प्रोडक्शन से विद इन 4 मंथ्स उसकी जो भी इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी कारण से 4 मंथ में कंप्लीट नहीं होती है तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है। मीन्स 4+2 इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन हो सकता है, उसके अलावा एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। अगर फिर भी वो इंक्वायरी नहीं हो पा रही कंप्लीट और वो पैटी ऑफेंस का नेचर है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर जो इंक्वायरी है उसको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और अगर वो सीरियस या फिर हीनियस ऑफेंस है तो फिर उसको क्या करेंगे, सीजेएम या फिर सीएमएम को ट्रांसफर कर देंगे और फिर वो इंक्वायरी करेगा इसमें। ठीक है, तो ये है सबसेक्शन 2 और 4। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर हीनियस ऑफेंस है तो उसकी इंक्वायरी कितने दिन में होगी, तो उसकी इंक्वायरी हो जाएगी 3 मंथ में। नॉर्मल ऑफेंस है तो 4 मंथ, हीनियस ऑफेंस है तो 3 मंथ में डिस्पोजल हो जाएगा। तो ये जो 3 मंथ 4 मंथ है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे बहुत अच्छे से हमें याद करना है। सेक्शन 15 देखने से पहले सेक्शन 14 का सबसेक्शन 5, इसमें एक पूरा चार्ट दिया है कि कौन सी प्रोसीडिंग्स होगी, समरी प्रोसीडिंग होगी, समन प्रोसीडिंग होगी, कैसी होगी, तो वो हम देख लेते हैं। फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी के लिए फॉलोइंग मेजर्स लिए जाएंगे, ये सबसेक्शन 5 में दिया है। उसके साथ कुछ भी इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि अगर पैटी ऑफेंस है तो फिर समरी प्रोसीडिंग होगी, अगर सीरियस ऑफेंस है तो समन केस की प्रोसीडिंग होगी, और अगर हीनियस ऑफेंस है और चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज है तो समन केस की प्रोसीडिंग होगी, और अगर हीनियस ऑफेंस है और चाइल्ड अबव 16 ईयर्स ऑफ एज का है तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट होगी, जो कि सेक्शन 15 में हम डिस्कस करने वाले हैं। सीरियस ऑफेंस, पैटी ऑफेंस क्या होता है ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। हमारे सीरियस ऑफेंस में 3 to 7 की पनिशमेंट, जो 3 to 7 की पनिशमेंट है। पैटी ऑफेंस में बिलो 3 इयर्स था, बिलो 3 इयर्स और अप टू 3 इयर्स था। हीनियस ऑफेंस में होता है 7 इयर्स से प्लस के सजा। ठीक है, और डिटेल में आप इसको पार्ट 1 में देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 15। सेक्शन 15 प्रीलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। अब इसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है, तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट ये देखता है कि उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी देखते हैं कि उस पर्सन की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी ऐसी है कि वो क्राइम कमिट कर सकता है।
वो पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे। और वो रिपोर्ट कौन बनाएगा? और ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में पीए रिपोर्ट। ये कौन बनाएगा? तो ये कौन बनाएगा? जो भी ऑफिसर्स है वो बनाएंगे। और ये कहाँ पर होती है? ये सिर्फ उस केस में होगी जो कि हीनियस ऑफेंस भी है और जो चाइल्ड है वो अबाउ 16 है, और बिलो 18 है, 16 to 18 है। और क्या है? हीनियस ऑफेंस कर रहा है वो। हीनियस ऑफेंस का नाम अपन ने बहुत बारी सुना था निर्भया वाले केस में, हीनियस ऑफेंसेस। तो अगर वो हीनियस ऑफेंस भी है और ऐसा भी है तो फिर क्या होगा? प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट होगी, पीए रिपोर्ट होगी। पीए रिपोर्ट में उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन देखी जाएगी, क्या वो पर्सन कमिट कर सकता है क्राइम, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि उसने क्राइम कर दिया। उसको भूख लगी थी इस वजह से उसने खाने की चोरी करी, या उसे कुछ और प्रॉब्लम थी इस वजह से उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो वो सारे सर्कमस्टांसेस भी नोट करेंगे। और 18 के सबसेक्शन 3 में इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अगर चाहे तो हम ये जो रिपोर्ट बनाने में किसी साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और अदर एक्सपर्ट जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है, हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट है ये ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल में इसको काउंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक क्या है? हमारी असेसमेंट प्रोसीजर है, ये ट्रायल में काउंट नहीं होगी। ये कहता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो सीआरपीसी की प्रोसीजर है, जो सीआरपीसी में समन केसेस की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे क्या होगी? फॉलो होगी। Provided that the board shall dispose of the matter and shall be appealable under section 101। इसकी अपील हो सकती है? तो yes, इसकी अपील हो सकती है। Provided further that the assessment under this section shall be completed within the period specified under section 14। जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सेक्शन 14 में कितने कितने दिन में होना है, 4 मंथ, 3 मंथ, हीनियस ऑफेंस किया था 3 मंथ, तो 3 मंथ में इसको कंप्लीट होना जरूरी है। और इसका डिस्पोजल वगैरह भी क्या है? जरूरी है 3 मंथ में। और ये इसको अपील करने का भी राइट है। ये कहता है हमारा सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमारा हुआ खत्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग है, पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी है, तो इसका क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। कौन रिव्यू करेगा? तो इसका पूरा मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर जो सीजेएम है, सीएमएम है, ये इंक्वायरी करेंगे वंस इन 3 मंथ। अगर हाई लेवल कमेटी है तो ये करेंगे वंस इन 6 मंथ। हाई लेवल कमेटी में कौन होगा? तो हाई लेवल कमेटी में होगा एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरपर्सन है, इसको क्या कहेंगे? चेयरपर्सन कहेंगे। और होम सेक्रेटरी है, इसको कहेंगे हम सेक्रेटरी। ये सब क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। या फिर कोई वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या कर सकते हैं? चेयरपर्सन नॉमिनेट कर सकता है इसके मेंबर्स। और ये क्या बनाएंगे? एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। हाई लेवल कमेटी वंस इन 6 मंथ रिव्यू करेगी कि कौन कौन से मैटर्स पेंडिंग है और उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेगी? डिस्पोज ऑफ करेगी। इसको हम एक चार्ट फॉर्म में देखते हैं। सीजेएम, सीएमएम है तो वंस इन 3 मंथ, हाई लेवल कमेटी है तो वंस इन 6 मंथ, सीजेएम, सीएमएम एंड डीएम है, एंड डीएम तो फिर क्वार्टरली बेसिस। सबसेक्शन 3 में ये क्वार्टरली बेसिस वाला दिया है। क्वार्टरली बेसिस और वंस इन 3 मंथ ऑलमोस्ट सेम ही है। क्वार्टरली बेसिस भी मतलब क्या होता है? 3 मंथ। पर बैरेक्ट में हमने बैरेक्ट की लैंग्वेज अपने को दिखना है। बैरेक्ट में क्वार्टरली बेसिस लिखा है तो ऑप्शन में क्वार्टरली बेसिस ही हमको लगाना है जब एग्जाम में हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 आज के वीडियो का लास्ट सेक्शन है। ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। अब अगर जो बच्चा है वो नॉट फाउंड है तो क्या करेंगे? तो उसको उसके पेरेंट्स को भेज देंगे। तो क्या करेंगे? ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट इफेक्ट। या फिर क्या करेंगे? अगर ऐसा लगता है कि उसको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसको क्या कर देंगे? किसी कमिटी में भेज देंगे, रेफर कर देंगे कमिटी के पास। दैट्स इट। अब हमारे बचता है सेक्शन 18 से सेक्शन 26 तक। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने सेक्शन 10 से लेकर 17 तक डिस्कस किया है कि क्या होता है
क्या चैप्टर 4 क्या बात कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18 से 26 की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।